गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त से रिलेटेड टॉप न्यूज़ को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को MCQs के फॉर्म में डिस्कस करती हूँ। सो जब भी मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ तो आप साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते हुए चलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट परियोजना भारत द्वारा किस देश में शुरू किया जा रहा है? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या फिर भूटान। तो हमारा फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट परियोजना भारत सरकार के द्वारा मालदीव में शुरू की जा रही है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में भारत द्वारा शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा कई देशों में अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य करवाया जाता है। उसी के अंतर्गत देखा जाए तो मालदीव में जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट परियोजना है वो अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है भारत सरकार के द्वारा जो मालदीव में बनाई जा रही। इसलिए देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत देखी जाए क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो इसके तहत मालदीव की राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीपों, क्या नाम है उन द्वीपों का? विलिंगिली, गुल्हिफाहू और थीलाफूसी से जोड़ने वाली 74 किलोमीटर लंबे पुल और काजवे लिंक का निर्माण किया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए इस परियोजना के अंतर्गत जो मालदीव की राजधानी माले है, वहाँ की जो 3 द्वीप हैं जिनका नाम है विलिंगिली, गुल्हिफाहू और थीलाफूसी को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है कि अभी हाल ही में 3 द्वीपों की चर्चा थी। ये 3 द्वीप किस देश से संबंधित है? तो आपके सामने ये 3 द्वीपों के नाम दे देगा या किसी एक द्वीप का भी नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किस देश से संबंधित है। तो आप आंसर क्या करेंगे? मालदीव से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी अवसंरचना का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। तो ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो मालदीव में बनाया जा रहा है वो भारत की किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, इस अवसंरचना का निर्माण कार्य मुंबई स्थित कंपनी जिसका नाम है अफकांस, तो अफकांस के द्वारा इस अवसंरचना का निर्माण कार्य कराया जाएगा। तो वैसे देखा जाए हमारे लिए ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समृद्धि योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। समृद्धि योजना किसके द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर जल शक्ति मंत्रालय। तो फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि समृद्धि योजना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और इस मंत्रालय के जो प्रमुख हैं वो कौन है? आपके अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को उत्पाद, नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर लॉन्च किया। एक तरीके से अगर समृद्धि का फ्रेंड फुल फॉर्म जो दिया गया है वो क्या है? स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये आपकी समृद्धि का फुल फॉर्म है और ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसके मंत्री कौन है फ्रेंड? अश्विनी वैष्णव जी हैं। इस परियोजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है? हमें ये जान लेना चाहिए कि इस योजना का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देने से निवेश आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाने में सहायता करना। एक तरीके से देखा जाए फ्रेंड, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की जो मंत्रालय है भारत सरकार का जो मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। और जो इसका उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको क्या है, सरकार की तरफ से फंड दिया जाएगा, मेंटरशिप दिया जाएगा और जो भी उनके लिए आवश्यक चीज़ें होंगी उससे सहायता दिया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए सरकार की तरफ से फंड देके, यानी कि उनको निवेश करवाया जाएगा कि कहाँ जो फंड दिया जा रहा है उसको किस तरीके से निवेश करना है, इसके लिए उनको मेंटरशिप दी जाएगी। तो इसी तरह विभिन्न आवश्यकताएं जो हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सहायता की जाएगी, जिससे कि क्या होगा,
आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है भारत सरकार का, जो भारत का, वो पूरा हो सकेगा। और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शेयर डेस्टिनी 2021 नामक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास में से कौन सा देश शामिल नहीं है। देखा जाए तो एक अभ्यास किया गया है जिसका नाम है बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास किया गया है जिसका नाम है शेयर डेस्टिनी 2021। इस अभ्यास में कुछ देश शामिल है, तो यहाँ पे हमें वो देश निकालना है आंसर में जो इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए विकल्प में क्या दिया है, चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, मालदीव। तो देखिए हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसमें मालदीव जो है वो शामिल नहीं है। बाकी देखा जाए चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और साथ ही पाकिस्तान इसमें शामिल है। तो 4 देश हैं जो आपके किस में शामिल हैं, शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास में शामिल है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि चीन द्वारा आयोजित शेयर डेस्टिनी 2021 अभ्यास में चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान की सेनाएं भाग लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं। और इस योजना ये आयोजन जो है, इस अभ्यास का आयोजन 6 से लेकर के 15 सितंबर 2021 तक चीन के मध्य हैनान प्रांत, चीन में देखिए एक हैनान प्रांत है, वहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त हथियारों के सामरिक प्रशिक्षण बेस पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शेयर डेस्टिनी जो अभ्यास है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, इसका आयोजन चीन के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे, हैनान प्रांत में किया जा रहा है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान, 4 देश शामिल हैं। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ यहाँ पे अन्य देशों के, जैसे मंगोलिया के साथ भारत जो है कुछ युद्धाभ्यास करता है, उनके नाम दिया है। थाईलैंड के साथ कुछ युद्धाभ्यास करता है, उनके नाम दिया गया है। बाकी पाकिस्तान, चाइना के साथ तो हमारा कोई ऐसा है नहीं। तो देखा जाए भारत और मंगोलिया के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग आ जाता है। भारत और थाईलैंड के बीच में जो हमारा युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है अभ्यास मैत्री। ठीक है, मैत्री जो है, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में किया जा रहा है। फ्रेंड एक मित्र शक्ति है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मित्र शक्ति भी ध्यान रखिएगा जो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। तो भारत और मंगोलिया के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। भारत और थाईलैंड के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है अभ्यास मैत्री। और मैत्री शक्ति जो होता है वो किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया। एक इंडेक्स द्वारा जारी किया गया जिसका नाम है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया फ्रेंड, विकल्पों को देखते हैं, WHO, यूनिसेफ, WMO या फिर UNWTO। तो किसके द्वारा फ्रेंड जारी किया गया है, कमेंट बॉक्स में मुझे साथ में आंसर भी बताते हुए चला करिए आप लोग, ठीक है, आप ही लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जारी किया गया है फ्रेंड यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। आइए इसकी थोड़ा व्याख्या को देख लेते हैं कि यूनिसेफ ने फाइट फॉर फ्यूचर के सहयोग से द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ द चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, इसी के नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है, जो किसके द्वारा किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में देखिए क्या बातें की गई हैं, किसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें बात किया गया है कि बच्चों पर जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों के जोखिम, उनसे बचाव और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच के आधार पर देशों को क्रमबद्ध किया गया है। एक तरीके से इस इंडेक्स में जो जलवायु और पर्यावरण से संबंधित जो खतरे होते हैं, जो या फिर जो उनका प्रभाव जो बच्चों पे पड़ता है, उस प्रभाव से बचाव के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं और उस योजनाओं को, यानी कि वो जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उन तक उन बच्चों की कितनी पहुंच हो रही है, उसको आधार रख करके इस इंडेक्स को जारी किया गया है। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। इस इंडेक्स का नाम क्या है, द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मीन्स में भी लिख सकते हैं। अब भारत की स्थिति देखिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा भारत की स्थिति चुनौतीपूर्ण है इसमें। तो इस सूची में भारत की स्थिति देख लीजिए, भारत का स्थान 26वां है, बहुत ही दयनीय स्थिति है देखा जाए इसमें तो। और वहीं देखिए पाकिस्तान 14वें स्थान पे है, बांग्लादेश देखिए फ्रेंड 15वें स्थान पे, अफगानिस्तान भी हमसे ठीक है 25वें स्थान पे है। तो फ्रेंड देखिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये संकेत है हमारा कि भारत सरकार को इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो जिस तरह का ये जो
इसका प्रभाव है और इससे संबंधित जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए कि ये जो भारत सरकार इससे संबंधित जो कुछ भी योजनाएं चला रही है, जो कोई भी चीज़ जो आवश्यक सेवाएं दे रही है वो वहाँ तक मतलब उन वंचित लोगों तक पहुँच रही है कि नहीं, जिनको इसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, इसकी समीक्षा जब तक नहीं की जाएगी फ्रेंड तब तक कोई भी चीज़ जो है उसका एक तरीके से समाधान नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि देखिए भारत की स्थिति 26वें स्थान पे, ठीक है। आगे की बात करें तो भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में खतरों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है भारत के लिए ये चीज़। अब यूनिसेफ के बारे में देख लें। यूनिसेफ का देखिए फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इसकी स्थापना देखिए कब की गई थी, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय देख लीजिए कहाँ है, न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की घोषणा की है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला कौन सा देश है, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, क्यूबा या फिर फिजी। तो देखा जाए आंसर फ्रेंड क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश है वो है आपका क्यूबा, ठीक है। चलिए आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि 26 अगस्त 2021 को क्यूबा सरकार ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो कौन सा है देश, क्यूबा है। क्रिप्टो करेंसी को उसने मान्यता दे दी है, एक तरीके से ये डिजिटल करेंसी होती है फ्रेंड क्रिप्टो करेंसी, और यह देश क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दूसरा देश है। यानी कि इसके पहले भी किसी देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दिया था, तो वो देश देख लेते हैं। इसके पहले जून 2021 को अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने की घोषणा की थी। तो लीगल टेंडर के रूप में इसके पहले बिटकॉइन को किस सरकार ने, किस देश की सरकार ने, तो वो है अल सल्वाडोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एल सल्वाडोर। तो सबसे पहले किस सरकार ने, किस देश ने बिटकॉइन को या फिर क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत फ्रेंड ये बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन को किस सरकार ने, किस देश की सरकार ने मान्यता दिया था, वो एल सल्वाडोर है। और दूसरा देश कौन सा है आपका, क्यूबा है। तो और लीगल टेंडर फ्रेंड वो होता है मतलब जो मान्यता होता है जिसको लेकर के जिस मतलब एक तरीके से मुद्रा को या फिर टेंडर को अगर आप ले करके जाएं तो इसके माध्यम से आप आदान प्रदान कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान। एक तरीके से मान्यता होता है, जो लीगल टेंडर होता है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है, उसी को लीगल टेंडर कहते हैं। और इसी के द्वारा आप वस्तु के विनिमय, आदान प्रदान, वस्तु का विनिमय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले मान्यता देने वाला जो देश था वो है आपका अल सल्वाडोर। दूसरा देश जो है आपका कौन सा है, वो आपका क्यूबा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी देखा जाए तो एक डिजिटल करेंसी है जिसमें लेन देन से संबंधित सभी जानकारियों को कूटबद्ध यानी कि इनक्रिप्ट के तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस यानी कि डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है फ्रेंड, एक डिजिटल करेंसी है। सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी वो कौन सी थी, बिटकॉइन, ठीक है, जो 2009 में जारी किया गया था, कोई जापान के थे उनके द्वारा। अभी ये पता नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा पहले जो क्रिप्टो करेंसी है वो है आपकी बिटकॉइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया है। तो बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। इसमें देखा जाए कुछ भाषाओं के अंतर्गत जो है लोगों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें नेपाली और भाषा और राजस्थानी भाषा से संबंधित किसे किया गया है, क्रमशः शंकर देव ढक्कल एवं भंवर सिंह सामोर, क्रमशः अजय पाटिल एवं मान सिंह, क्रमशः समायोजित घोष एवं जी साथियान, क्रमशः शंकर देव ढकाल एवं मान सिंह। तो बताइए इसमें हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी कि नेपाली भाषा के लिए शंकर देव ढकाल को एवं राजस्थानी भाषा के लिए भंवर सिंह सामोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के अध्यक्ष फ्रेंड कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबाल, ठीक है। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबाल पूछ सकता है, साहित्य अकादमी जो है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबाल। इन्होंने नेपाली, राजस्थानी, बांग्ला और मराठी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। नेपाली भाषा के लिए देखा जाए तो किसे दिया गया है फ्रेंड, शंकर देव ढकाल को। उनकी किस रचना के लिए, किराए की कोख पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। तो शंकर देव ढकाल को
किराए की कोख के लिए उनकी रचना थी। राजस्थानी भाषा के लिए देखा जाए तो भंवर सिंह सामोर को, और उनकी कौन सी रचना थी, संस्कृत री सनातन ठीठ। और बांग्ला भाषा के लिए देखा जाए तो उनके बांग्ला के लिए जो है उपन्यासकार हैं जिनका नाम है श्याम बंदोपाध्याय, और उनकी कौन सी रचना थी, पुराण पुरुष। ठीक है, पुराण पुरुष। और मराठी के लिए नाटककार हैं प्राजक्त देशमुख, जिनकी रचना है देव बावली के लिए चयनित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि शंकरदेव ढकाल किराए की कोख, भंवर सिंह सामोर संस्कृत री सनातन ठीठ, और फिर श्याम बंदोपाध्याय पुराण पुरुष, और प्राजक्त देशमुख को देव बावली के लिए दिया गया है। ये भाषाएं भी पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन आपका पॉलिसी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो देखा जाए हमारा आंसर फ्रेंड क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। वहीं कर्नाटक देखा जाए तो सबसे पहले कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि क्या है कि मध्य प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। कर्नाटक ने सर्वप्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने राज्य में लागू किया था। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा था, कर्नाटक था, और दूसरा राज्य कौन सा बन गया है आपका, मध्य प्रदेश। नई शिक्षा नीति जो है किसकी अध्यक्षता में जो ये तैयार किया गया था, इसकी जो रिपोर्ट तैयार की थी, किसकी रिपोर्ट के आधार पे जो नई शिक्षा नीति है उसको बनाया गया है। तो देखा जाए यह शिक्षा नीति जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस समिति के रिपोर्ट पर आधारित है, वो है के कस्तूरी रंगन की समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। इसके पहले जो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, वो 1986 में आई थी, जिसको संशोधित किया गया था 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है कि इसके पहले कब आया था, उसको संशोधित कब किया गया था, और खासकर आप ये याद रखिएगा किसके रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, समिति का जो समिति थी वो रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, तो कस्तूरी रंगन समिति थी, इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति आई है। इसके पहले कब आई थी, जो अंतिम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी। इसके अंतर्गत देखिए कुछ लक्ष्य रखा गया है। क्या है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो शिक्षा क्षेत्र पे जो जीडीपी का कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया फ्रेंड, 6%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। बाकी देखा जाए नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो पहले मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, अब उसे क्या नाम रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्थान के द्वारा स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह, स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 23 से लेकर के 27 अगस्त 2021 का आयोजन किया गया। यानी कि किस संस्था के द्वारा जो विश्व जल सप्ताह है जिसका समय क्या था, 23 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व जल सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया गया है और किसके द्वारा मनाया गया है, हमें ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आंसर बताइए हमें। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन, यूनिसेफ, यूनेस्को, WMO। तो हमारा फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा विश्व जल सप्ताह मनाया गया, जो कि कब से कब तक मनाया गया था, 23 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। देखा जाए तो फ्रेंड जल को लेकर के, यानी कि विश्व में जो जल की समस्या, कहीं पे देखा जाए बहुत अधिक बाढ़ आ जाता है, कहीं पे देखा जाए बहुत अधिक सूखा पड़ जाता है, और अभी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके वजह से जो समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है उससे कई द्वीपों पे खतरे मंडरा रहे हैं, कई द्वीप के डूबने के, कई जगह। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे हम विश्व जल सप्ताह कहते हैं, वो किसके, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी।
विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन देखा जाए 23 से लेकर के 27 अगस्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार की थीम क्या है देख लीजिए, बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर, इस वर्ष की थीम थी हमारे। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि सूरत नगर निगम भारत का एकमात्र नगरीय निकाय था जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज़ के साथ विषय पर पैनल चर्चा में आमंत्रित किया गया था। तो जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज़ विषय पर जो पैनल बनाया गया था उसमें भारत का जो एकमात्र नगर निगम जिसे बुलाया गया था, जिसे आमंत्रित किया गया था, वो है सूरत नगर निगम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महिला उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो बताइए महिला उद्यमिता मंच किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, किस संस्था के द्वारा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया फ्रेंड नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो आपका नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। इसके बारे में देखा जाए तो नीति आयोग ने देश भर के उद्यमियों और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए एक महिला उद्यमिता मंच शुरू किया है। देखा जाए तो ये इसके सहयोग, इस तरीके से जो छोटी जो उद्यमिता होती है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही हैं, उनको एक तरीके से लोन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसके लिए नीति आयोग ने इस पहल के लिए सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी किया। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? यह सक्षम प्लेटफॉर्म के रूप में WEP यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को 3 स्तंभों में बनाया गया, जिसमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कि किसके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई, किसके, इसमें RBI ने किसके साथ सहयोग किया, किसके साथ भागीदारी की? सिडबी के द्वारा। तो आइए सिडबी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि सिडबी जो है, जिसे हम भारतीय लघु विकास बैंक कहते हैं, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत के स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कारोबारियों को उद्यम शुरू करने या उद्यम के लिए ऋण प्रदान करने में कार्य करती है। एक तरीके से जो सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम वर्ग के जो कारोबारी होते हैं उनको एक तरीके से ऋण प्रदान करती है ताकि वो अपने उद्यम को शुरू कर सकें। इसी कारण जो है नीति आयोग ने इसके साथ भागीदारी किया है ताकि वो जो महिला जो हैं, जो सूक्ष्म और स्मॉल और मीडियम यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमिता हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एक तरीके से ऋण प्रदान किया जाएगा और फिर वो अपने कार्य को यानी कि अपने उद्यम को शुरू कर सकेंगी। सिडबी की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड, पूछता है 2 अप्रैल 1990 में किया गया था भारतीय औद्योगिक विकास के द्वारा। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा के सहायक बैंक के रूप में इसको किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय फ्रेंड देखिए कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, इसका सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस संस्था के द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया? स्वीप परामर्श, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग द्वारा, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड ये जो शुरुआत किया गया है स्वीप परामर्श कार्यशाला का, वो किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बारे में देखा जाए तो फ्रेंड भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी कि सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये स्वीप का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि स्वीप जो है इसका फुल फॉर्म बताइए, या फिर ऐसे दे देगा कि सिस्टमेटिक वोटर्स, बीच के कोई शब्द को गायब कर देगा और आपसे पूछेगा कि बीच में क्या होना चाहिए। तो आपको ये स्वीप का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए जो स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि स्वीप जो है वो भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने और मतदाता की जानकारी को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा। एक तरीके से देखा जाए तो मतदाताओं को ये जागरूक करने का कार्य करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़ाएगा कि ताकि वो चुनाव जैसी प्रक्रिया में अपने आप को
चुनाव जैसी प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करें या फिर उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए उनको जागरूक करेगा और किस तरीके से उनके जो राइट्स हैं उसके लिए जागरूक करेगा ताकि वो सही वोट्स दें। उनको पता होना चाहिए, किसी प्रलोभन में नहीं आने चाहिए। तो ये एक तरीके से जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक पहल की जा रही है, स्वीप जिसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। बात करें चुनाव आयोग का, तो फ्रेंड चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था और यही कारण है कि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय फ्रेंड नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो चुनाव आयोग है उनका नाम क्या है? मुख्य चुनाव आयोग देखा जाए तो सुशील चंद्रा है और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है आपका राजीव कुमार, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा क्वेश्चन था। आइए फैक्ट्स ऑफ द डे देख लेते हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का, कि सौरमंडल का सबसे तेज परिक्रमा करने वाला एस्टेरॉयड, वैज्ञानिकों के द्वारा एक एस्टेरॉयड खोजा गया है जो सौरमंडल का बहुत तेजी से परिक्रमा कर रहा है, उसका नाम है 2021 PH27। बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए, तो बीएसएफ के जो यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल, वो बनाए गए हैं पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ठीक है, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट जो पुस्तक है उसके जो लेखक कौन है? दो लोगों ने इस पुस्तक को लिखा, एक तो आपका बोरिया मजुमदार है और दूसरे हैं आपके कुशांत सरकार। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है फ्रेंड? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में देखा जाए तो माड़ा गांव में, ठीक है, माड़ा गांव में किया गया है भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस, इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया गया। सुजलम अभियान जो शुरुआत किया गया है वो किस मंत्रालय के द्वारा? तो वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो सुजलम अभियान की शुरुआत जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद करने वाला सर्च इंजन, यानी कि अब एक कोई सर्च इंजन है जिसने हाल ही में जितनी भी उसके समाचार वेबसाइट को उसको भारत में बंद कर दिया है, वो है आपका याहू। आरबीआई के कार्यपालक निदेशक नियुक्त किए गए हैं, यानी कि आरबीआई के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है उनका नाम है अजय कुमार। मेरा काम मेरा मान योजना लॉन्च किया गया है किस सरकार के द्वारा? एक योजना है जिसका नाम है मेरा काम मेरा मान। ये किस सरकार के द्वारा? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा या फिर सीसीटीवी लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है वो फ्रेंड दिल्ली। तो दिल्ली जो है सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज हमारा 29 अगस्त से रिलेटेड जितने भी सारे न्यूज़ थे, मैंने उन सारों को एक साथ कवर करने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें, और अगर किसी भी तरह का चीज़ें आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख के बताएं। जो लोग डिसलाइक करते हैं उसको प्लीज़ बताएं कि उन्हें क्यों ये चीज़ समझ में नहीं है, ताकि उसको और भी इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो जो भी जिन्हें ये चीज़ सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताएं कि उन्हें किस वजह से क्या चीज़ उनको प्रॉब्लम कर रही है या फिर क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, ताकि उसको उस चीज़ पे ध्यान दिया जा सके, आगे वैसी चीज़ें ना हो। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।